मोशन इन प्लेन का लेक्चर नंबर 3, तो थर्ड लेक्चर स्टार्ट होगा ना? ओके, तो 2 लेक्चर हमने पढ़ लिया है पहले से ही। तो जो बच्चे लेट से आ रहे हैं, गैपिंग कर रहे हैं, वो वीडियो को देख सकते हैं यूट्यूब पर जा कर के, और उनके लिए हम एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे, मैंने बोला है। तो काफ़ी बच्चे अभी एब्सेंट भी हैं इसमें, तो एक बार फिर से आप लोग का आपके अपने संजय पांडे क्लासेस में स्वागत है। तो माय नेम इज़ शैलेंद्र द्विवेदी, आई टीच फिजिक्स। तो आज लेक्चर नंबर हम पढ़ेंगे थर्ड में क्या सीखेंगे? इसके पहले हमने सीख लिया है, क्या सीखा है? पैरेललोग्राम मेथड से रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट करना, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या सीखेंगे? रिजोल्यूशन ऑफ। इस पर क्वेश्चंस भी काफ़ी हो चुके हैं ना, हमने क्वेश्चंस भी कराया था। रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर का रिजोल्यूशन कैसे होगा वो आज सीखेंगे, और इस पर हम कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। रिजोल्यूशन का मतलब होता है वेक्टर का डिवाइड करना, तोड़ना कंपोनेंट्स में। ठीक है ना, एक वेक्टर को कई पार्ट्स में डिवाइड करने को हम लोग क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन कहते हैं। जैसे कि आपने 2 वेक्टर को ऐड किया तो एक नया वेक्टर मिला कि नहीं मिला? एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी को आपने ऐड किया, एक रिजल्टेंट वेक्टर मिला। तो 2 वेक्टर को ऐड करने पर अगर एक नया वेक्टर मिलता है, तो अगर वैसे ही उसका उल्टा सोचिए, अपोजिट, अगर एक वेक्टर को हम तोड़े तो कितने वेक्टर मिल सकते हैं? 2 वेक्टर तो मिल ही सकते हैं एटलीस्ट। मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं? 3 वेक्टर्स मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कितने डायरेक्शन हैं? 3 डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड। क्लियर है ना? तो पहले हम 2 डायरेक्शन में बात करेंगे। ठीक है, कितने डायरेक्शन में? 2। देखो, ये है एक्स डायरेक्शन और ये है आपका वाई डायरेक्शन। क्लियर? और एक वेक्टर आपका ये है वेक्टर ए। मान लीजिए कौन सा वेक्टर है ये? वेक्टर ए। क्लियर? ये आपका है ओरिजिन। इस वेक्टर को अगर रिजॉल्व करना है, रिजोल्यूशन इसका देखना है, तोड़ना है वेक्टर को, तो आप 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हो। कितने कंपोनेंट्स में? 2। कैसे डिवाइड करेंगे? आप यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए एक्स डायरेक्शन पे। कहां पे? एक्स। यहां आपने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, बोलो किया ना? तो ओरिजिन से एक वेक्टर आपको इस डायरेक्शन में मिल जाएगा, और यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करिए वाई डायरेक्शन पे, यानी वाई एक्सिस पे, है ना? तो एक वेक्टर आपको यहां मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? ये आपका हो जाएगा दूसरा वेक्टर। तो वेक्टर ए को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक वेक्टर नाम है ये एक्स में, और एक है वेक्टर कहां पे? वाई में। क्लियर? इस वेक्टर को हमने कहा वेक्टर ए एक्स, और इसे हमने कहा वेक्टर ए वाई। क्लियर? वेक्टर ए को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक्स में लिया ए एक्स बोला, और वाई में लिया ए वाई बोला। बोलो कोई प्रॉब्लम इसमें समझने में? कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, क्यों नहीं प्रॉब्लम है? क्योंकि यहां से आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, यहां से नॉर्मल ड्रॉ किया, इसके 2 कंपोनेंट्स आपने एक इधर दिखा दिए, एक इधर दिखा दिए। अब ध्यान दो, अगर इसे आप रिजल्टेंट वेक्टर मानते हो, तो इस वेक्टर की क्या होती है? पैरेलल शिफ्टिंग होती है। तो इतना मैग्नीट्यूड अगर हम इधर शिफ्ट कर दें तो एक वेक्टर इधर मिल जाएगा। अगर ये वेक्टर ए एक्स है तो आप इसे वेक्टर ए एक्स भी वाई कह सकते हो। ये वेक्टर ए एक्स, ये वेक्टर ए वाई, तो इसका पैरेलल शिफ्टिंग यहाँ पे हुआ, तो ये भी क्या होगा? वेक्टर ए वाई हुआ। इसका वेक्टर ए एक्स है, तो इसके पैरेलल अगर हम यहाँ पे वेक्टर शिफ्टिंग करें तो वेक्टर ए एक्स यहाँ मिल जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं, कोई कंफ्यूजन? तो वेक्टर ए एक्स के हेड पे वेक्टर ए वाई का बोलो टेल है कि नहीं है? इसके हेड पे इसका टेल है कि नहीं है?
तो हेड टेल मेथड्स अगर हम इसे ऐड करें तो वेक्टर ए इसके और इसके सम के क्या होगा, बराबर होगा। बोलो होगा ना, कह सकते हो ना भाई, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कहते थे ना, बराबर वेक्टर आर। तो यहाँ वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई ये किसके इक्वल हो जाएगा, वेक्टर ए के। बोलो सही है। आप वेक्टर ए को इतना कह सकते हो ना, वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई। क्लियर। तो यहां पे हमने क्या किया, रेजोल्यूशन किया। क्या किया, रेजोल्यूशन। वेक्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। इसमें कोई कंफ्यूजन? तो पहला काम करिए आप लोग, इसको फिगर ड्रॉ करिए और नोट करिए। तो एक वेक्टर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वेक्टर ए एक्स और वेक्टर ए वाई में। अब ध्यान दीजिए, वेक्टर ए एक्स है, क्या आप इसे यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हो? वेक्टर ए एक्स को कैसे लिखोगे? तो वेक्टर ए एक्स को अगर यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो इसका लेंगे मैग्नीट्यूड। क्या लेंगे? तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए एक्स, मतलब सिर्फ ए एक्स, एरो हटा के बात करेंगे, यानी ए एक्स, और साथ में एक यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई होना चाहिए। बोलो होना चाहिए ना। तो एक्स में कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, एक्स डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर मानते हैं हम लोग, आई कैप। वाई में जे कैप। तो अगर ए एक्स में अगर हमको यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करना होगा तो कौन सा यूनिट वेक्टर लेंगे, आई कैप लेंगे कि जे कैप लेंगे? कहोगे आई कैप लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि ए एक्स एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है कि नहीं? तो यहां पे आई कैप मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेक्टर ए एक्स की वैल्यू ये मिलेगी, ए एक्स आई कैप। बोलो सही है। ऐसे ही वेक्टर ए वाई को क्या लिख सकते हो, बताओ क्या लिखोगे? ए वाई इसका मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, क्या, जे कैप। ए वाई जे कैप लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ना। ओके, तो इसको भी हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे आगे चल करके। ए बराबर, यानी वेक्टर ए बराबर क्या मिलेगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो ये आपका क्या बन जाता है, एक और नया फॉर्म कंपोनेंट्स में, एक्स और वाई के कंपोनेंट्स में। ठीक है। नोट कर लिया? तो अब आगे बढ़े, इसके बढ़े। चलिए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, कहोगे मॉड ऑफ वेक्टर ए। बोलो। और वो मॉड ऑफ वेक्टर ए हम इसका क्या बताएंगे, इस एरो की लेंथ बताएंगे। एरो की जो लेंथ है वो क्या होगी, इसकी मैग्नीट्यूड होगी। वो इस लेवल से कुछ एंगल, बोलो बना रहा है कि नहीं बना रहा है, इस एंगल को हम क्या मान लें, थीटा मान सकते हैं। तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस लेवल से थीटा एंगल बना रहा है। तो जो वेक्टर ए एक्स का मैग्नीट्यूड होगा, ए एक्स का ये मैग्नीट्यूड, ये किसके बराबर होगा, वेक्टर ए एक्स का मैग्नीट्यूड, मतलब ए एक्स बराबर हो जाएगा ये वाला जो कंपोनेंट होगा, कौन सा कंपोनेंट, ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा इधर हो जाएगा और इधर क्या होगा, ए साइन थीटा। हाँ, एक मिनट। तो यहां से आपका क्या हो गया, ये आपका ए कॉस थीटा और ये ए साइन थीटा। अच्छा, जो ये ए कॉस थीटा ए साइन थीटा है वो किसका मैग्नीट्यूड है, वो मैग्नीट्यूड है ए एक्स का। किसका मैग्नीट्यूड है, मतलब ए एक्स की वैल्यू ए कॉस थीटा है और ए वाई की वैल्यू क्या है, ए साइन थीटा है। ये है क्लियर। यानी ए एक्स आप कह सकते हो कितना है, ए कॉस थीटा, और ए वाई कितना है हमारा, ए साइन थीटा। क्लियर हुआ।
इक्वेशन नंबर इसको बनाओ फर्स्ट, इसको बना दो सेकंड। अब आपको अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है कि ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो दोनों साइड का क्या करिए, स्क्वायरिंग करिए और आपस में ऐड कर दीजिए। तो यहां तक तो नोट कर लिए होंगे ना। तो ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, इसको नोट करिए, और ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, इसको भी नोट करिए। इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो वेक्टर ए का जो कंप्लीट फॉर्म है रेजोल्यूशन का, वो है ये कॉन्सेप्ट, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, मतलब आई कैप जे कैप के फॉर्म में हम इसे रिजॉल्व करते हैं। किस फॉर्म में? और अगर ये रिजॉल्व किया हुआ अगर आपको मिल जाए कोई वेक्टर आई कैप जे कैप के फॉर्म में, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड सिर्फ ए होगा, तो वो ए कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना। अभी स्क्वायरिंग आप बोथ साइड करेंगे और ए का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। तो पेज हम चेंज करें, ओके। तो लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देन ऑन एडिंग दोनों क्या करेंगे, तब जोड़ देंगे, है ना। तो एक तरफ था ए एक्स, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, यही था ना। लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को ऐड किया, और फिर क्या होगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हमने पहले स्क्वायर किया, फिर बाद में आपस में क्या किया, जोड़ दिया। बोलो समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया समझ में? पहले क्या किया, दोनों इक्वेशन का स्क्वायर किया, फिर क्या किया, ऐड कर दिया। वो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं यहां पे, क्लियर ना। इसलिए हमने वर्डिंग में लिख दिया है ऑन स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देन ऑन एडिंग, तब जोड़ने पर तो ये मिलेगा कुछ। अब बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, ए स्क्वायर कॉमन है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये आपका होगा ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, इसकी वैल्यू 1। तो हम ए स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। क्लियर है? बोलो। तो यहां से स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा, ए इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। बोलो आ गया, समझ में आ गया ना। तो यही है ए इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड। ये तब आप निकाल पाओगे जब आपका वो ए दिया रहेगा, कितना, आपका वेक्टर फॉर्म दिया रहेगा। वेक्टर ए दिया रहेगा किस फॉर्म में, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ये फॉर्म दिया रहेगा ना वेक्टर फॉर्म। तो मैग्नीट्यूड निकालना क्या करेंगे, आई के अंडर रूट आई कैप का फैक्टर का स्क्वायर प्लस जे कैप का फैक्टर का स्क्वायर। बोलो क्लियर है? फार्मूला बन गया अपने आप में। क्लियर? मतलब जब भी आई कैप जे कैप के फॉर्म में दिया है उसका मैग्नीट्यूड लेना है आपको। तो रूट के अंदर क्या करेंगे, आई कैप का जो फैक्टर रहेगा उसका स्क्वायर प्लस जे कैप का जो फैक्टर रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा। क्लियर है ना? वेट, इतनी बात क्लियर? अच्छा, अब अगर एंगल निकालना है, कितना एंगल पे है वो वेक्टर, डायरेक्शन बताना है, तो क्या करेंगे, पहला क्या था, ए एक्स था और दूसरा ए वाई था। तो सेकंड में फर्स्ट को डिवाइड कर देते हैं। इतनी बात नोट कर लिया? नेक्स्ट करें, बढ़ाएं आगे एरेस करके। ओके, अब क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट। तो सेकंड क्या था आपका, ए वाई था अपॉन ए एक्स, ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा, ए से मर गया तो टेन थीटा कितना आएगा, ए वाई बाई ए एक्स। तो इससे आप एंगल निकाल सकती हो। क्या निकाल सकती हो, एंगल। क्लियर है? इससे आप एंगल निकाल सकती हो।
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बेटा? टेन थीटा नहीं होता? 1 बाई कॉस थीटा टेन थीटा कहाँ होता है? साइन बाई कॉस कॉट होता है, तो कॉट का कोई जिक्र नहीं यहाँ पे, साइन बाई कॉस होता है टेन थीटा बेटा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, जब भी एंगल डायरेक्शन की बात करें तो हमेशा क्या करेंगे, आई जे कैप का फैक्टर अपॉन आई कैप का फैक्टर, ठीक है। अब ये हमने दो डायरेक्शन में कंपोनेंट्स लिया था, कितने डायरेक्शन में? दो डायरेक्शन में, एक्स और वाई। अगर यही तीन डायरेक्शन में अगर लेना है तो क्या करेंगे? तो इसी के बेस पर हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, इरेज करके इसको बढ़ाएं आगे। ओके, इफ वेक्टर ए इज डिवाइडेड along x, y and z डायरेक्शन, क्लियर है? मतलब कुछ ऐसा x, y, z, ये आपका ओरिजिन है, यहां से वेक्टर आपका a है, क्लियर है? तो आपको पता है इधर आई कैप होता है, यहां पे जे कैप और यहां पे के कैप। तो वेक्टर ए को आप लिख सकती हो क्या? सिंपली वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई प्लस वेक्टर ए जेड, बोलो लिख सकते हो। और इसी बात को आप आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो वेक्टर ए कितना होगा? ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, क्लियर? ये वेक्टर फॉर्म है। अगर ये दिया है तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बताना है आपको, क्या बताना है? मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालना है, यानी ओनली ए। तो क्या करेंगे, रूट के अंदर आई कैप का फैक्टर यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस जे कैप का फैक्टर ए वाई स्क्वायर प्लस के कैप यानी ए जेड का स्क्वायर कर देंगे और आपका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो इसे भी आप लोग वीडियो स्टॉप करके नोट करिए। तो एक क्वेश्चन चलो क्या करते हैं इसमें, ठीक है ना? क्वेश्चन ये है, एक मिनट, हाँ तो क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, क्लियर है? फाइंड द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। आपको इसका वैल्यू निकालना है और साथ में मैग्नीट्यूड भी बतानी है। तो इसको सॉल्व करिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सॉल्व करिए इसको। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। वेक्टर ए गिवन है 3i कैप प्लस 2j कैप एंड वेक्टर भी दिया हुआ है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी एंड वेक्टर ए माइनस बी। तो सबसे पहले आप वेक्टर ए प्लस बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। किसकी वैल्यू? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी मतलब जैसे आप ऐड करते हो जनरली वैसे ऐड करेंगे, इसमें इसको ऐड करेंगे तो 3i कैप और एक i कैप कितना हो जाएगा? 4i कैप। और ये 2j कैप क्या होगा? कैंसिल कर देगा, प्लस क्या बचेगा? 3k कैप। बोलो सिंपल है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब इसका भी मैग्नीट्यूड इसका भी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड लेना,
तो मॉड ले लो, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। ये जब भी मैग्नीट्यूड की बात करेगा तो अंडर रूट लगाना है आपको, आई कैप का फैक्टर 4 का स्क्वायर प्लस जो भी रहेगा, जे कैप नहीं है तो कोई बात नहीं है, के कैप दिया तो उसका फैक्टर का स्क्वायर करके सॉल्व कर लिए, आंसर हो गया। तो 16 प्लस 9 कितना हुआ 25, रूट कितना आएगा 5, तो 5 यहाँ यूनिट लगा देंगे, दैट्स इट। कितना 5 यूनिट। अब वेक्टर ए माइनस बी लगा लोगे ना, कितना इजी है ना, बोलो। यही है कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं पढ़ाया था इस चीज को। अब समझ में आया क्यों रिजोल्यूशन करते हैं। रेजोल्यूशन यही वजह है, आपको पूरी डिटेल नॉलेज मिल जाएगी रेजोल्यूशन से। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, इफ द यूनिट वेक्टर parallel to the resultant of vectors vector A is equal to 2i cap minus 6j cap माइनस 3k कैप। एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर इसमें दिया है वेक्टर बी, क्लियर है। तो ये वेक्टर कितना दिया है 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। तो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, इसमें आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। फाइंड द, सॉरी हमने इफ लगा दिया है थोड़ा सा मिस्टेक से, यहाँ पे इफ नहीं है, फाइंड करना है आपको, ठीक है। हाँ फाइंड करना है, फाइंड द यूनिट वेक्टर। क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर, ठीक है, जो कि पैरेलल है इनके रिजल्टेंट के। इस क्वेश्चन को 2 मिनट ट्राई करिए आप लोग, वैसा ही कुछ है। क्या निकालेंगे इसका रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट निकालेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी से, तो कितना आएगा ऐड करेंगे तो 6i कैप, वहाँ पे माइनस 3j कैप हो जाएगा और ये माइनस 4k कैप हो जाएगा, क्लियर। हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, तो यूनिट वेक्टर पैरेलल में r कैप इक्वल टू इसी वेक्टर में इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से जब डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर मिलता है, ऐसा पढ़ा है ना, यानी वेक्टर r बाई मॉड ऑफ वेक्टर r। ये है यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका, क्लियर। तो वेक्टर r कितना है 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप बाई, ये रूट के अंदर आएगा 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 36 और 9 और 25 हो जाएगा वो, है ना। कितना आएगा r कैप कितना आएगा 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप अपॉन अंडर 61 आएगा अप्रॉक्स, है ना। 36 और 25 कितना हुआ, ये 9 और 16 25, 25 36 61, ठीक है ना। तो ये है आपका आंसर, क्लियर है, ओके। तो अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लिया जाए, एक क्या और क्वेश्चन करा देते हैं, 2-4 क्वेश्चन, ठीक है। डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस हम आपको करा देते हैं, तो आपको थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा सॉल्व करने में, है ना। आया, ठीक है। एक क्वेश्चन नोट करना,
क्वेश्चंस, बोले देखिए टू फोर्सेस, क्वेश्चन है टू फोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 3, टू फोर्सेस, वेक्टर F1 इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप एंड वेक्टर F2 इज इक्वल टू 3j कैप प्लस 4k कैप are acting simultaneously at a point, clear? What is the magnitude of resultant force? What is the magnitude of resultant force? ये क्वेश्चन है आपका, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 और ये आप लोग सॉल्व करिए। इसके बाद हम एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का लेंगे जिसमें कोई मान लीजिए कि एक सर्टेन डे है, सर्टेन डे में कोई रेन है, बारिश हो रही है, फॉलिंग विद स्पीड है, कोई विंड स्टार्टेड होती है, हवा बहती है ना, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, तो उसमें अम्ब्रेला हमको पकड़ना है, बस स्टॉप करना है, कुछ इस टाइप क्वेश्चंस है। तो इसको सॉल्व करिए, फिर बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व आपने कैसे किया, किसमें करा कि दो फोर्सेस हैं F1 और F2, ये किसी एक पॉइंट पर काम कर रहे हैं, लाइक दिस, कुछ इस तरह से F1 ऐसे काम कर रहा है और F2 ऐसे काम कर रहा है, ठीक है ना। तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, कुछ इस तरह से बनेगा, ये रिजल्टेंट बनेगा R। तो ये रिजल्टेंट जो आएगा R, वो दोनों का सम आएगा, मतलब वेक्टर F1 और प्लस ये वेक्टर F2 है, तो ये भी वेक्टर F2 हो जाएगा, है ना। तो ये वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2, ये दोनों का रिजल्टेंट बनेगा, क्लियर। एक पॉइंट पर दोनों जो है फोर्स काम कर रहे थे, इस पॉइंट पर ये फोर्स F1, ये पॉइंट पर फोर्स F2, दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर R, तो वेक्टर R होगा वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर F1 और F2 को ऐड कर देंगे, तो 3 यहाँ पे i कैप है, तो i कैप इसमें नहीं है, तो क्या करेंगे 3i कैप प्लस j कैप और j कैप 7j कैप प्लस 4k कैप। तो आपको क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड बताना है। तो आपका रिजल्टेंट तो ये हुआ, मैग्नीट्यूड निकालने क्या करेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर r लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, तो √3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हुआ बच्चों, है ना, प्लस 7 का 49 प्लस 16, तो ये ऐड करने पर कितना आएगा आपका 16 9 25 और 25 कितना हुआ 25 40 65 और 9 174। आपका आंसर ये आता है, इतना यूनिट फोर्स आएगा, क्लियर है बच्चों। तो आप इससे भी वीडियो स्टॉप करके नोट कर सकती हो। क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, वेक्टर ए आपको दिया हुआ है कितना 3i कैप प्लस 4j कैप, यही है ना बच्चों, और वेक्टर बी कितना गिवन है 7i कैप प्लस 24j कैप। तो आपको एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है, एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जो वेक्टर बी के क्या हो, मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, है ना, किसके मैग्नीट्यूड में इक्वल हो,
वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड में इक्वल हो और वेक्टर ए के क्या हो, पैरेलल हो। तो इसके पैरेलल इसका यूनिट वेक्टर ही हो सकता है, क्लियर। और उसी यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में वो वाला वेक्टर होगा जिसकी बात ये कह रहा है। आपको एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो जिसका मैग्नीट्यूड बी के क्या हो, इक्वल हो और वेक्टर ए के पैरेलल हो। तो वेक्टर ए के पैरेलल इसका अपना यूनिट वेक्टर होगा, बोलो होगा, इसका अपना यूनिट वेक्टर होगा और उसी यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में वो वाला वेक्टर होगा जिसकी बात कही जा रही है, क्लियर है। तो पहला क्या काम करेंगे, जिसके मैग्नीट्यूड की इक्वल है उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, मतलब मॉड ऑफ वेक्टर बी निकाल लेते हैं सबसे पहले। अब जल्दी बोलो, मॉड ऑफ वेक्टर बी कितना आएगा, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। इसे आप लोग सॉल्व करके बताइए कितना आएगा, 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होगा, 24 चौका 96 है ना, और 24 दूना 48, 48 9 कितना होगा 57, 576 होगा। आप इसे ऐड करेंगे कितना आएगा, 9 6 15 कैरी 1 है ना, 7 4 11 12 हाथ से लेकर 5 1 625 आएगा। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे कितना हो जाएगा, ये 25 आ जाएगा। यानी 25 यूनिट्स, यही मैग्नीट्यूड उस वाले वेक्टर की होगी जिसकी बात कर रहा है, उसका भी मैग्नीट्यूड इतना ही होगा। अब इसे में हम क्या करेंगे, एक यूनिट वेक्टर का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कौन सा यूनिट वेक्टर, जिसके पैरेलल है। तो हम वेक्टर ए का क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर ए कैप निकालेंगे, आएगा वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, बोलो सही है। वेक्टर ए कितना है, 3i कैप प्लस 4j कैप। अब मॉड ऑफ वेक्टर कैसे निकालेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन ये 25 5 आ जाएगा, क्लियर है। तो a कैप ये आ जाएगा। अब यही यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई अगर हम इसमें कर दें तो वो वेक्टर मिल जाएगा, क्लियर है बोलो। तो न्यू वेक्टर वो हम मान लेते हैं वेक्टर c, ये होगा कितना 25 इंटू ए कैप, क्लियर। तो 25 इंटू ए कैप कितना है, 25 इंटू 3i कैप प्लस 4j कैप बाई 5, 5 5 जा 25, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, वेक्टर सी मिलेगा कितना, हमें मिल जाएगा 5 3 जा 15 आई कैप प्लस 20 जे कैप। यही आंसर बोला था ना हमने, यही आंसर आएगा, यही आंसर राइट है, क्लियर है। तो जल्दी से आप लोग इसे क्या करेंगे, वीडियो स्टॉप करिए, नोट करिए। तो आइए क्वेश्चन अब देखते हैं, है ना। रेन मैन प्रॉब्लम, रेन मैन प्रॉब्लम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसकी थ्योरी समझा देते हैं आपको, तो आप अपने आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो मुझे सॉल्व कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो रेन मैन प्रॉब्लम, तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। क्या डिसाइड करेंगे, डायरेक्शन। चलो डायरेक्शन डिसाइड कर लेते हैं। मान लो ये एक डायरेक्शन है, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट ना, हाँ ईस्ट वेस्ट, दो डायरेक्शन चूज कर लिया आपने, क्लियर है। तो इस साइड अंदर साइड क्या होगा, नॉर्थ होगा, और इस साइड क्या होगा, साउथ होगा। तो हम वो डायरेक्शन चूज नहीं करेंगे। अब ये 3D में है और जो रेन फॉल कर रही है, मान लो कि वर्टिकली ऊपर से आसमान से गिर रही है बारिश, ऐसे गिर रही है, तो ये बारिश होने का जो डायरेक्शन ये है, क्लियर। ये वर्टिकली है, क्या है ये, वर्टिकली। ये रेन है, तो रेन की स्पीड क्या मान लेंगे हम, VR। क्या मान लेंगे,
रेन की स्पीड वी आर। क्लियर है? मान लो यहां पे तुम खड़े हो, कहाँ पे, यहाँ छोटा सा पॉइंट है, यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से बारिश हो रही है, अपने आप को बचाना है। अचानक से तेज से हवा भी इधर बढ़ रही है, ईस्ट टू वेस्ट में हवा किधर बह रही है, ईस्ट टू वेस्ट, इस डायरेक्शन में विंड फ्लो कर रही है। तो क्या आप अगर छाता ऐसे पकड़ेंगे वर्टिकली तो छाता आपके हाथ में रहेगा? उड़ जाएगा। तो क्या करेंगे, उधर से स्पीड, बारिश भी आ रही है स्पीड से, उसके पास भी स्पीड है, हवा के पास भी स्पीड है, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा तिरछा कर लेंगे ऐसे, है ना, थोड़ा सा हम छाता को ऐसे, ये है छाता आपका, ऐसे रख लेंगे, है ना, कुछ एंगल बनाते हुए हमने मान लो थीटा एंगल बनाते हुए छाता को रखा, तो जिससे हम अपने आप को सेफ कर पा रहे हैं, किससे, बारिश से। तो वाई डायरेक्शन में मतलब ईस्ट टू वेस्ट क्या है, विंड की स्पीड है, किसकी स्पीड है, विंड, हवा, यानी हवा की स्पीड VW मान लेते हैं। तो इस पॉइंट पर कितने वेक्टर काम कर रहे हैं बताओ, एक वेक्टर यहां से ऐसे काम कर रहा है, एक वेक्टर ऐसे काम कर रहा है ना। दोनों का जो रिजल्टेंट लेंगे, अगर हम इसको आगे एक्सटेंड करते हैं ऐसे, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, रिजल्टेंट। बोलो बनेगा नहीं बनेगा? क्लियर है? रिजल्टेंट बनेगा ना। तो जो ये है यहां से यहां तक अगर हम वेक्टर समझें, ये विंड का वेक्टर है, किसका, विंड का, तो ये भी क्या होगा, विंड का ही वेक्टर होगा। बोलो होगा। और यहां से यहां तक वेक्टर किसका लेना है, वी आर का, तो ये भी क्या होगा, वी आर होगा। वेक्टर का शिफ्टिंग होती है पैरेलल। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। हमें यही एंगल निकालना है, थीटा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का यूज कर लेंगे, किसका, इस राइट एंगल ट्रायंगल का। तो क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल से tan थीटा कैलकुलेट करेंगे और आ जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी विंड की स्पीड अपॉन रेन की स्पीड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट इसे ट्रिक समझ लीजिए, नीट के लिए, जेई के लिए, या तो कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए इसको। क्लियर? तो विंड की स्पीड कितना दिया, वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करके बताइए कितना आया। यही है रेन मैन प्रॉब्लम। ठीक है, नोट कर लीजिए वीडियो स्टॉप करके। तो ये है रेन एंड मैन प्रॉब्लम। ठीक है, तो जो क्वेश्चन दिया आपको उसको सॉल्व करिएगा होमवर्क घर पे। ठीक है, रिवर स्विमर प्रॉब्लम, और इस पर भी क्वेश्चन और मिले तो और सॉल्व करिएगा। ठीक है, इसके आगे जो हम मोशन इन प्लेन में डिस्कस करेंगे वो है स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है ना, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। तो आज की इस लेक्चर में और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही आज की क्लास में। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे। तब तक पढ़िए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।